आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेयर समीकरण। क्या बात है सर, मेयर समीकरण एक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेयर समीकरण या फिर सिद्ध कीजिए सीपी माइनस सीवी बराबर आर, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं बड़े धांसू तरीके से। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको ऊष्माधारिता पढ़ाऊंगा, ऊष्माधारिता आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक रहा है। इसके साथ में ही हम मेयर समीकरण की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए ऊष्माधारिता, ऊष्मा धारिता। ये आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, ऊष्मा धारिता, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या? हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। चलो समझते हैं। मेरे स्टूडेंट पहले आप हमें ये बताओ, यदि हम किसी भी निकाय को, किसी भी निकाय से मतलब आपका, जैसे मान के चलो आप चाय बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप? चाय बना रहे हो। चाय बनाते हो तो आप क्या करते हो? गैस चालू करते हो, और गैस चालू कर कर आप उसको क्या करते हो? ऊष्मा देते हो। गैस को जलाते हो तो उसको आप क्या करते हो? ऊष्मा देते हो। और ऊष्मा देते हो तो जो आपका जो चाय वाला पदार्थ है वो पहले गर्म होता है, फिर ज्यादा गर्म होता है, फिर ज्यादा गर्म होता है, फिर ज्यादा गर्म होता है, मतलब आपकी जो चाय है अंत में बन जाती है। अंत में जो चाय है ना वो बन जाती है। लेकिन वो चाय सिर्फ बनती कैसे है? जब आप उसको ऊष्मा दोगे। बिना ऊष्मा के क्या चाय बनती है? नहीं, है ना, क्योंकि बिना ऊष्मा दिए ताप में वृद्धि नहीं होगी। जो आप चाय बना रहे हो उसके ताप में वृद्धि नहीं होगी, है ना, तो वो आपका चाय जो है ना वो नहीं बनेगी। तो सीधी सी बात मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो उस निकाय के ताप में परिवर्तन होता है, ताप में वृद्धि होती है, या फिर ताप में वृद्धि होगी, कमी तो होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किसी निकाय को यदि हम ऊष्मा देंगे तो उसके ताप में वृद्धि होगी, और यदि किसी निकाय से हम ऊष्मा लें तो उसके ताप में क्या होगी? कमी होगी। जैसे मान के चलो चाय हमने बनाई, है ना, ऊष्मा दी, तो हम कहते हैं ना चाय अभी गर्म है, चाय अभी गर्म है। उस चाय को हम कुछ समय तक के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देते हैं, तो उसके जो ऊष्मा है वो निकल जाती है और चाय क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो कहते हो अब ठीक है, अब ठंडी हो गई चाय। क्यों हो गई ठंडी चाय? क्योंकि उसकी ऊष्मा निकल दी गई, ऊष्मा निकल गई, ठीक है। ताप देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ताप में वृद्धि होती है, और ऊष्मा लेते हैं तो ताप में क्या होती है? कमी होती है। ताप में क्या होती है? कमी होती है। तो मेरे भाई वृद्धि वृद्धि कमी कमी ये सिस्टम होता किसमें? तो ये सिस्टम मेरे भाई होता है समानुपाती में। आपको पता है समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये होता है अब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, है ना। पहला बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, पहला घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। समानुपाती का ये मतलब होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो ऊष्मा है वो ताप परिवर्तन के कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती, ठीक है। तो हल्की सी मैंने एक थ्योरी लिखी जो बताया वो, है ना। हम जानते हैं किसी निकाय को ऊष्मा देने पर, अगर निकाय को ऊष्मा दें, ऊष्मा को हम Q से व्यक्त करते हैं, तो ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। एवं निकाय से ऊष्मा लेने पर, अगर निकाय को ऊष्मा ले लिया जाए, है ना, यदि गर्म चाय को हम वातावरण में रख दें ऐसे ही, है ना, तो 5 मिनट के लिए, तो ऊष्मा है ना बाहर निकल जाती है, मतलब ऊष्मा ले ली जाती है, तो उसके ताप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और हम कहते हैं चाय ठंडी हो गई, ठीक है। अर्थात हम कहें कि जो ऊष्मा है ताप परिवर्तन की कैसी होती है? समानुपाती। ताप को हम T से व्यक्त करते हैं और परिवर्तन के लिए डेल, है ना। ताप परिवर्तन कैसे होती है? समानुपाती, ठीक है। अगर हम अर्थात में जाएं तो आपका क्या हो जाएगा? Q समानुपाती डेल T, Q समानुपाती डेल T बिल्कुल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे भाई ये बताओ, यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं, तो आपको पता है समानुपाती के चिन्ह के बाद एक नियतांक आता है, तो यहां पर जो नियतांक आता है मेरे भाई आता है C। क्या आता है? C, और ये आपका आ गया डेल T। क्या आ गया? डेल T, ठीक है। अब C क्या है? तो आप लिख दोगे, जहां C एक नियतांक है, C क्या है? एक नियतांक है ना, जिसे
जिसे, ये जो C है एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है जिसे हम बोलते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता मतलब जो ऊष्माधारिता है वो आपकी क्या होती है, C होती है। क्या होती है, C। जो C है वो ऊष्माधारिता है। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ऊष्माधारिता को हम किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और पता भी है हीट कैपेसिटी है ना, तो कैपेसिटी का C, तो इससे C से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब जो ऊष्माधारिता को पता चल गया C से, अब आप ऊष्माधारिता का फॉर्मूला बना लो, ठीक है। तो इसको बराबर में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बटे में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो Q बटे डेल T बराबर आपका C, बराबर आपका C। या फिर आप क्या करो, C को आप इस तरफ लिख दो, Q बटे डेल T, ये आपका ऊष्माधारिता है, इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फॉर्मूला मिल गया, संकेत मिल गया, लेकिन परिभाषा हमें अभी तक नहीं मिली। तो परिभाषा निकालना है तो आपका जो सूत्र है, इस सूत्र से आप परिभाषा इसकी निकालोगे, और आज के बाद सूत्र से परिभाषा कैसे निकाली जाती है उसको भी आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो सूत्र से परिभाषा निकालना है तो मेरे भाई जो बटे में जो डेल टी है, क्या है, डेल टी मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन। डेल टी क्या है, ताप में परिवर्तन। इस डेल टी की वैल्यू आप रख दो 1 डिग्री सेल्सियस। कितना रख दो, 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि परिभाषा हमेशा एकांक से निकाली जाती है, एक वैल्यू रखकर निकाली जाती है। तो डेल टी की जगह मैंने रख दिया 1, है ना। तो यहाँ जो C है, C बराबर आपका आ गया Q बटे 1। 1 का कोई मतलब नहीं, इसकी जगह 1 रखना है तो ये 1 रख दिया, और 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो आपका जो C है, C बराबर आपका क्या आ गया है, Q आ गया है। C जो है, इस C बराबर आपका क्या आ गया है, Q आ गया है ना। तो मतलब C क्या है आपकी, C है आपकी ऊष्माधारिता, अभी मैंने बताया, और Q क्या है, ऊष्मा। Q क्या है, ऊष्मा। अब ये दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, और बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब ये होता है कि ऊष्माधारिता, जो ऊष्माधारिता है उसे ही, मतलब सॉरी ऊष्माधारिता ऊष्मा को कहते हैं। ये ऊष्मा है और ये क्या है, ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, ऊष्मा को, क्योंकि बराबर आ गया ना, ऊष्माधारिता ऊष्मा को कहते हैं, या फिर ऊष्मा को ही ऊष्माधारिता कहते हैं। दोनों बराबर आ गए ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अतः ऊष्मा को ही, ये ऊष्मा के बराबर आ गया ना, तो अतः ऊष्मा को ही ऊष्माधारिता कहते हैं। परिभाषा आपकी ऊष्माधारिता की ये है, जो ऊष्मा है उसे ही ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर हो गया। बट एक चीज और, बट ये बताओ कि ये चीज आई कैसे, ये चीज बनी कैसे। ये तो सूत्र तो ये था, ये बनी कैसे, कब बनी, जब आपने जो ताप परिवर्तन है, इस ताप परिवर्तन का मान आपने 1 डिग्री सेल्सियस रखा। कितना रखा, 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये ताप में परिवर्तन है, ताप परिवर्तन कितना रखा आपने, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल अगर परिभाषा की बात करें तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, अतः किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कोई भी निकाय हो, उस निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वो ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाएगी। पहले तो हमने यही बोला ऊष्मा को ही ऊष्माधारिता, अब भी हम ये बोल रहे हैं, केवल हमने 1 डिग्री सेल्सियस में जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए ना। जैसे मान के चलो मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, है ना, और इस क्लासरूम का जो ताप है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो ताप है 25 डिग्री सेल्सियस है, हमें 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, इसका जो आपका क्लासरूम है, ये मेरा क्लासरूम है, 25 से मुझे 26 डिग्री सेल्सियस करना है। तो हवा में नहीं होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, यहां पर हीटर लगाने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा या लकड़ी जलानी पड़ेगी, है ना। लकड़ी जलाकर या हीटर जलाकर हम इसको ऊष्मा देंगे। क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, है ना। अब यदि हम इस निकाय को जिसका ताप 25 डिग्री है, इसको हम ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देंगे तो इसका जो ताप है वो आपका बढ़ जाएगा, और 25 से क्या हो जाएगा, 26। तो 25 से 26 ताप करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा इसको दी है वो ऊष्मा ऊष्माधारिता। तो ओवरऑल आपसे बात करेंगे तो ऊष्मा को ही क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊष्माधारिता,
समझ गए? ये ऊष्माधारिता का सूत्र है, ठीक है। और ये फाइनल सूत्र ऊष्माधारिता को हम किससे व्यक्त करते हैं? C से व्यक्त करते हैं। अब मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक है। मात्रक की बात और हम इसकी कर लेते हैं मेरे भाई। मात्रक, यहां से ये सूत्र है, सूत्र से मात्रक निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं मात्रक, मात्रक, ठीक है। तो सूत्र क्या है आपका? C बराबर Q अपॉन डेल T, यही है ना। तो आपका ये है ऊष्मा, क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। ऊष्मा ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा का मात्रक जूल। क्या हो गया? जूल। और ये क्या है? ताप, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तो इसका जो धारिता है इसका मात्रक हो गया जूल बटे केल्विन, या केल्विन को आप ऊपर ले जाओ तो C बराबर हो जाएगा जूल और केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स। ये इसका मात्रक हो जाएगा, किसका? ऊष्मा धारिता का, ठीक है। किसका मात्रक हो गया? ये ऊष्मा धारिता का, जूल केल्विन इनवर्स। ये आपका ऊष्मा धारिता का मात्रक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ऊष्मा धारिता से संबंधित कुछ और फॉर्मूले देखो। ऊष्मा धारिता का अभी एक ही फॉर्मूला आ गया है, और फॉर्मूले हम ऊष्मा धारिता के निकालते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, आपको कुछ चीजों को याद रखना है। वो चीज ये है कि जो आपका स्थिर ताप हो, सॉरी स्थिर दाब, जो यदि आप दाब को क्या कर दो? स्थिर, है ना, मतलब स्थिर दाब, स्थिर दाब P पर, स्थिर दाब P पर अगर बात करें तो स्थिर दाब P पर जो आपकी जो ऊष्मा होती है, क्या होती है? ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? Q है। Q क्या है? ऊष्मा। तो स्थिर दाब रख दिया जाए और स्थिर दाब पर अगर हम ऊष्मा को देखें तो स्थिर दाब पर ऊष्मा आपकी डेल H के बराबर होती, मतलब एंथैल्पी। H क्या है? एंथैल्पी, और डेल क्या है? परिवर्तन, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। और ये चीज हमने सिद्ध भी कर ली पिछली वीडियो में, जो है ना, ये चीज मैंने आपको सिद्ध करके बताई थी कि स्थिर दाब P पर जो ऊष्मा होती है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। पिछली वीडियो में आपको बताया था, है ना। तो यदि मैं स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता निकालूं, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता निकालूं, तब क्या हो जाएगा? तब स्थिर दाब P पर ऊष्मा धारिता आपकी क्या हो जाएगी? आपकी देखो, आपकी ऊष्मा धारिता क्या होती है? C, लेकिन दाब क्या है? स्थिर, तो आप यहां पर लिख दो P। तो आपकी स्थिर दाब पर जो ऊष्मा धारिता है उसको हम Cp से व्यक्त करेंगे। किससे? Cp से व्यक्त करेंगे, ठीक है। और स्थिर दाब पर जो ऊष्मा होती है वो डेल H के बराबर होती है, तो Q की जगह हम क्या रख देंगे? डेल H। तो Cp बराबर आपका क्या हो जाएगा? डेल H, और बटे में आपका जो डेल T था वो आपका सेम रहेगा, मतलब Cp बराबर हो जाएगा आपका डेल H अपॉन डेल T। क्लियर मेरे भाई? चलो आगे बात करेंगे। आगे मेरे भाई हम ये बात करेंगे कि जो स्थिर अब आगे देखो, स्थिर दाब पर बात कर ली, अब हम करेंगे स्थिर आयतन पर, ठीक है। तो जो आपका स्थिर आयतन होता है, स्थिर आयतन क्या होता है? V। स्थिर आयतन जो V होता है, इस पर जो आपकी ऊष्मा होती है, ये आपका एक पॉइंट कवर हो गया। स्थिर आयतन V होता है, इस पर जो आपकी ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? E। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E के बराबर होती है। स्थिर दाब P पर जो ऊष्मा डेल H के बराबर होती है, और स्थिर आयतन V पर जो आपकी ऊष्मा होती है वो डेल E, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। किसके बराबर? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, ठीक है। अब यदि मैं स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता निकालूं, स्थिर आयतन पर क्या निकालूं? ऊष्मा धारिता, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता निकालेंगे तो देखो, ऊष्मा धारिता क्या होती है? C। स्थिर आयतन पे तो हम लिख देंगे Cp, और स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा होती है वो किसके बराबर होती है? डेल E के। तो Q की जगह हम क्या रख देंगे? डेल E, है ना, अपॉन डेल T। ये आपका स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता का सूत्र आ गया, और ये आपका स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता का सूत्र आ गया, है ना। तो इन जो आपके जो सूत्र आए हैं स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर, इनको आपको हमेशा ही याद रखना है। यदि आपको मेयर समीकरण करना है,
मेयर समीकरण को अच्छे से समझना है, मस्त तरीके से करना है, तो ये चीज आपको पक्का ही पता होना चाहिए। इस चीज के बिना आपका जो ऊष्माधारिता का जो से संबंधित मेयर समीकरण है वो नहीं कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा दो टाइप से आ सकता है। पहले तो आपसे ये पूछ सकता है सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv बराबर R, ये पूछ सकता है। अब इस टाइप से नहीं पूछा तो वो बोल सकता है कि मेयर समीकरण की स्थापना कीजिए, मेयर समीकरण की स्थापना कीजिए, और ये आपका मेयर समीकरण है। ठीक है, चलो अब मैंने ऊष्माधारिता को समझाई दिया तो इसको टेंशन नहीं है, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। आप ये बताओ ये क्या है आपका Cp, Cp क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, और ये क्या है Cv, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है और ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, जो हमने आपको बता दिए, समझा दिए। इनकी जरूरत है तो वो आप लिखो। ठीक है, तो यहां पर आप इसको व्यंजक को स्टार्ट कर रहे हैं, व्यंजक को हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या क्या। देखो इधर देखो, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता क्या है, स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता अभी बताई थी, क्या है आपकी Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T, अभी तो बताया था फॉर्मूला, देर नहीं हुई। ठीक है, यहां से आप किसका मान निकालो, यहां से आप डेल H का मान निकालो, डेल H का मान निकालेंगे, डेल T आपका इधर जाएगा, तो आपका जो डेल H है वो हो जाएगा Cp डॉट डेल T, ये इधर गया तो Cp है और ये आपका डेल T, Cp डॉट डेल T डेल H, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? नो, आगे बढ़ो। ठीक है, तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, क्या बताया था फॉर्मूला, Cv बराबर डेल E प्लस अपॉन डेल T, यही बताया था, अब भी बताया था। ठीक है, यहां से आप डेल E का मान निकालो तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो डेल E बराबर Cv डॉट डेल T, इसको दे देना समीकरण नंबर 2, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। तो डेल E बराबर Cv डॉट डेल T, डेल E का मान हमने निकाल लिया है ना। अब आपने डेल H और डेल E का मान निकाल लिया, तो डेल H और डेल E का मान निकाला क्यों है, कहीं ना कहीं तो आपको रखना होगा, तब तो सर आपने निकाला है, बोलो, तब तो आपने निकाला है, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, बोलो। ऐसा तो आप समझ रहे हो कि नहीं, है ना, समझ रहे हो ना। तो स्थिर दाब पर हमने ऊष्माधारिता निकाली, डेल H का मान निकाला, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता निकाली, हमने डेल E का मान निकाला, कोई दिक्कत नहीं। किंतु अब यहां लगेगा किंतु, मेरे भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में, मतलब कल जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने डेल H और डेल E इन दोनों में संबंध बताया था, पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो को आप देख कर आओ। इन दोनों में मैंने संबंध बताया था, वो संबंध क्या था, डेल H बराबर डेल E प्लस डेल nRT, ये संबंध था, मैंने बताया था, पिछली वीडियो में ही बताया था। तो किंतु मैंने लगा दिया, किंतु डेल H बराबर डेल E प्लस डेल nRT, ये डेल H और डेल E में संबंध है। डेल H क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल E क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपका जो डेल H और डेल E निकाला है वो यहां पर आकर रख दो, तो आप क्या लिख दोगे, डेल H व डेल E के मान रखने पर रख दो। ठीक है, डेल H की जगह आपको क्या रखना है, Cp डॉट डेल T, तो ये रख दिया हमने Cp डॉट डेल T बराबर डेल E की जगह क्या रखना है आपको, डेल E की जगह रखना है आपको Cv डॉट डेल T, डेल H की जगह Cp डॉट डेल T और डेल E की जगह Cv डॉट डेल T रख दिया, प्लस आपका ये क्या है, nRT, तो डेल nRT। लेकिन मेरे भाई यहां पर आपको थोड़ा सा यह याद रखना है कि जो आपका डेल n है,
है ना। मतलब यहाँ पर जो मोल की संख्या है, n क्या है, मोल की संख्या है, और मोल की संख्या को आपको क्या करना है, 1 रखना है यहाँ पर, ठीक है। मोल की संख्या को आपको क्या करना है, एकांक करना है, मतलब जो n है इसका मान आपको क्या करना है, 1, है ना। तो n का मान 1 करेंगे, यदि n बराबर हम 1 रख दें, है ना, क्या रख दें, 1, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, डेल h बराबर डेल ई, n की जगह हमने 1 रख दिया तो आपका बचा क्या, डेल और आई टी, तो ये डेल आई टी, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आपको जो डेल एच और डेल ई के मान है ना, वो आपको इस फॉर्मूले में रखने हैं, है ना, क्योंकि मोलों की संख्या आप 1 रख के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप यहां रखोगे, कहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे। आगे सिर्फ मेरे भाई आपको क्या करना है, जो आपका n दिख रहा है, n क्या है, मोलों की संख्या, n क्या है, मोलों की संख्या, तो यहां पर मोलों की संख्या n जो है उसका मान आपको 1 रख देना है। तो जैसे ही हम इसका मान 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा डेल h बराबर डेल e, है ना, और डेल n का मान 1, तो डेल इसका मान तो 1 हो गया, मतलब नहीं है, अब बचा कौन, r, और ये आपका t, है ना, ये आपका बन गया एक समीकरण। तो आपने जो डेल एच और डेल ई का मान निकाला था वो यहां पर आकर आप रख दो, रख दे, चलो रख देते हैं, है ना। तो लिख देंगे डेल एच व डेल ई के मान रखने पर, ठीक है, उतार लो पहले, है ना, या फिर क्या उतारना है, या चलो उतार लेते हैं, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल आर टी। डेल एच का मान क्या है, सीपी डॉट डेल टी, तो सीपी डॉट डेल टी, डेल ई का मान क्या है, सीबी डॉट डेल टी, है ना, तो सीबी डॉट डेल टी प्लस डेल आर टी, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो इधर डेल एच का मान ये था, ठीक है, रख दिया, डेल ई का मान ये था, रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो इसको आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाओ, सीपी डॉट डेल टी बराबर सीबी डॉट डेल टी, है ना, और जो r है, r को आप पीछे आगे कर लो, r को आप आगे कर लो, तो r ये, और जो डेल किसके पास चला गया, t के पास, समझ गए। अब देखो डेल टी इधर है, डेल टी इधर है, डेल टी इधर है, तो इसमें से आपका डेल टी कॉमन आ रहा है, देखो ये आपका cp डॉट डेल टी, तो यहां से डेल टी कॉमन आ रहा है, तो डेल टी आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा आपका cv प्लस r, डेल टी से डेल टी कैंसिल, क्या बचा, cp बराबर cv प्लस r। हमें सिद्ध क्या करना था, cp माइनस cv, cp माइनस cv, तो जो आपका भी cv है इसको आप इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो cp माइनस cv बराबर आपका r, बराबर आपका r, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो है ना वो प्रूव्ड हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा मेयर समीकरण हो गया। आई होप कि आपको सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे डियर स्टूडेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ना। तो दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।